बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूँ शाज़िया नैयर और मेरे साथ वॉशिंगटन से इस वक्त साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, थैंक यू शाज़िया, माय प्लेजर। साजिद साहब, हमने सुना है अमेरिका में काफ़ी सर्दी पड़ रही है, बहुत सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं वहाँ पे सर्दी के गुज़िश्ता कई सालों के, और मैं चाहूँगी उसके हवाले से भी बताइएगा कि क्या मौसम है वहाँ का? इस वक्त शाज़िया हमारे वॉशिंगटन डीसी एरिया में तो सर्दी है, बर्फ नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया एरी काउंटी है कि न्यूयॉर्क की आज सुबह मुझे जब मैं उठा हूँ तो पता चला है कि 7 अमवात हो चुकी हैं वहां सिर्फ इसके सर्दी की वजह से। बिजली मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, अमेरिका में जब भी इस तरह के तूफान आते हैं, क्योंकि तारें बाहर होती हैं, उनसे तारें टूट जाती हैं, इंटरनेट और उसके बाद फोन नहीं होते और बिजली नहीं होती, तो वो इस वक्त दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और यहाँ पे न्यूयॉर्क में जो जो एरिया कनाडा वाली साइड पे है, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है और लोग इस वक्त जो है वो परेशान है। लेकिन इसके बारे में हमारा सिस्टम ऐसा है कि पहले बता दिया जाता है, शेल्टर जो है उनको खोल दिया जाता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। तो लेकिन फिर भी कई सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग जो लोग होते हैं, वो घरों में होते हैं, नहीं जा सकते, रेडियो टीवी नहीं देख पा रहे होते, तो इस तरह के मसाइल जो है इस सोसाइटी में होते हैं। लेकिन ये कि बहुत सख्त सर्दी है, आप सोच नहीं सकते कि आगाज में ही मैंने दिसंबर के एंड पर आज तक इतनी सर्दी नहीं देखी। और लोग यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, व्हाइट क्रिसमस की ख्वाहिश करते हैं कि थोड़ी बहुत स्नो हो तो इसको लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन इस दफा तो बिगिनिंग में ही माइनस में टेम्परेचर गया है। और मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे तो ग्लोबल जो सर्दी हो चुकी है। अच्छा साजिद साहब, वहाँ पे ठंड है, पाकिस्तान में भी सर्दी का मौसम है, लेकिन यहाँ पे सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। मैं चाहूँगी कि हम खान साहब के इंटरव्यू के हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ करें। क्या कहना चाहेंगे आप? खान साहब ने अभी हाल ही में 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपकी क्या राय है उनके इंटरव्यूज़ के हवाले से? देखिए, 2 इंटरव्यू दिए खान साहब ने। एक तो एंकर जो थे हबीब अकरम साहब को दिया, उसमें कई चीज़ों का इंकशाफ किया, उसमें कई चीज़ों का इकरार-ए-जुर्म किया। और दूसरा नियो टीवी के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो भी उनके एक बड़े पुराने दोस्त एंकर थे, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया। खान साहब की एक ये खामी समझता हूँ कि वो किसी ऐसे एंकर या टीवी स्टेशन को इंटरव्यू नहीं देते जहां से उन्हें महसूस हो कि सख्त सवाल किए जाएंगे। जो नियो पे टीवी पे चला है वो तो सारी अपनी तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन हबीब अकरम साहब के जो मैं अब थोड़ा सा जो मैं उस पर अपनी ओपिनियन देना चाहूंगा कि मुझे उनमें से मैंने क्या हासिल किया है, या खान साहब दोबारा जो है ही इज अ कैंडिडेट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन, तो उनकी सोच क्या है। तो मुझे थोड़ा सा उसमें इतराजात थे खान साहब के इंटरव्यू के हवाले से। खान साहब ने उस इंटरव्यू में इंकशाफ ये तो किया उन्होंने, खासकर कि उन्होंने कहा जी कि जो ऑडियोज आ रही हैं, एक तो उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि वो ऑडियो ठीक थी। वो इस तरीके से एडमिट उन्होंने किया क्योंकि एक तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, दूसरा साथ ही उन्होंने कुरान पाक की आयत का हवाला दे दिया है कि गुनाहों को छुपाना चाहिए, गुनाहों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो इट मीन्स कि वो वीडियो ठीक थी। एक तो उसमें ये इतराफ उन्होंने किया है, दूसरा उन्होंने वोटिंग के बारे में, वोटों की खरीदो फरोख्त के बारे में उन्होंने बात की कि ये गैर जमहूरी है। तो मैं उस पर एतराज था कि सादिक संजरानी के जो वोट थे सेनेट में, उसके बारे में इन्होंने सिर्फ यही कहा था कि लोगों के ज़मीर जाग गए, हालांकि वो भी हॉर्स ट्रेडिंग ही थी। दूसरा, हिंदुस्तान के टीवी के फिर उन्होंने तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने एक गैर जमहूरी जो 2 चीजें उन्होंने कही हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, और ये वो इंसान कह रहा था जो वजीर आजम रह चुका है और फिर बनना चाहता है, बल्कि शायद बन भी जाए। 2 चीजें उन्होंने गलत बात की। एक तो उन्होंने कहा कि जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को अगर ले आया जाए शौकत अजीज टाइप की, तो मुझे कोई एतराज नहीं। बिल्कुल गलत बात। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। आप और तीसरा, और जो अगली बात उन्होंने इसमें की है वो उससे भी ज्यादा उन्होंने गलत किया है कि उन्होंने, और मैं इसमें साथ में ये कहूंगा कि वो कहते हैं मैं चोर डाकुओं के साथ नहीं मिल सकता, मैं सियासतदानों को मिल सकता हूं। तो खान साहब, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपने परवेज लाई साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था, और आप आज उनके तलबे चाट रहे हैं। आज आप उनके, उसकी वजह ये, और 10 सीटें हैं उनके पास। मूना सलाई की आप शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज सारा दिन आपके पास वो इस तरह बैठा होता है जिस तरह आपका वो इज योर नेफ्यू। और जो एक और इन्होंने इस इंटरव्यू में सख्त गलत बात की है खान साहब ने, इन्होंने कहा कि आईएसआई के जरिए करप्शन खत्म करनी चाहिए। ये बिल्कुल गैर जमहूरी रवैया है।
मेरा ये क्वेश्चन खान साहब से कि नैब को या फिर खत्म कर दिया जाए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो उसका नाम है, तो उसको उसका क्या मकसद है? और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका नाम ही एंटी करप्शन है। आईएसआई ने अगर करप्शन खत्म करनी है तो आज जो आपके बॉर्डर के हालात हैं या दूसरी चीजें हैं, मैं आगे चल के ये भी बताना चाहूंगा कि चलें यही मैं ऐड कर देता हूँ आईएसआई के हवाले से कि अमेरिकन एम्बेसी ने इस्लामाबाद में कह दिया है कि हम लोगों को कहते हैं मैरियट में ना जाए। ये आपके हालात। आज सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया है कि हमारे लोगों को इस्लामाबाद के अंदर दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसकी वजह यह है कि खान साहब जैसे लोग आईएसआई से सियासत करवाते रहे हैं, उन लोगों को उठवा के एक तो उनको वोट डलवाते रहे हैं, सीटों के ऊपर इलेक्शनों में ये सारा कुछ होता रहा। आईएसआई को आपने इसीलिए इस्तेमाल किया है और आज फिर जो आपके जो तालिबान है वो आपके I-10 फोर्स तक पहुंच चुके हैं इसी रवैये, इसी बिहेवियर की वजह से। तो उसमें खान साहब का ये पहला इंटरव्यू, मुझे ये इतराज था। दूसरे इंटरव्यू में अपनी तारीफें बहुत की उन्होंने, कहा जी मैं दुनिया का वाहिद फास्ट बॉलर मैं था, लेकिन सरफराज नवाज को भूल गए कि 1969 में वो ही वाज अ फास्ट बॉलर ऑफ द पाकिस्तान टीम। खान साहब ने दो चीजें जब कहने लगते हैं, कहते हैं तो मेरे जितना खूबसूरत इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ और मैं पहला और मैं ही दुनिया का सबसे अक्लमंद तरीन हूँ। हिस्ट्री का भी मुझे ही पता है और क्रिकेट का भी मुझे ही पता है और सियासत का भी मुझे ही पता है। ये एक हर चीज का वो कहते हैं मुझे जरूरत क्या थी जी, मुझे क्या जरूरत थी कि ये ऐसे लोगों से मिलता, ये घटिया पाकिस्तानी किस्म के लोग हैं, इनका आके मैंने क्या करना था, मैं तो सिर्फ जिहाद के लिए आया। तो ये आज का जो 2-3 इंटरव्यू है खान साहब ने, उसमें फिर उन्होंने खैर एक चीज एडमिट की है कि मैंने गलत लोगों को बड़े बड़े ओहदे दे दिए थे। बुजदार साहब के बारे में क्वेश्चन किया तो उन्होंने डाज करने की कोशिश की उसको लेकिन ये उन्होंने मान लिया कि उनके पास कोई ढंग की टीम नहीं थी। लेकिन जब मैंने उनके इस सवाल सुनने के बाद नजर दौड़ाई, खान साहब के पास आज भी टीम मौजूद नहीं। आज भी वही लोग हैं जिनके बारे में खान साहब कह रहे हैं कि मैंने लोगों की गलत अपॉइंटमेंट्स की थी। आज भी वही लोग हैं। कोई एक नया आप नाम बता दें को अगर इनके पास आया हो जो सलाहियत रखता हो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने की या कोई सलाहियत रखता हो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ठीक करने। उनके साथ कहूंगा कि खान साहब यू आर स्टिल देयर, आपने ऑन जॉब ट्रेनिंग की है और उसका खमियाजा जो है, खमियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। 6.1 बिलियन आपके फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं, दहशतगर्दी अंदर घुस चुकी है। मैं आपके वजीर दफा ख्वाजा साहब ने आपको ब्लेम किया है कि आपकी पार्टी 9 साल से करप्शन में इन्वॉल्व है सूबा सरहद में और आपने दहशतगर्दी पे तवज्जो नहीं दी और आपने जो 6 महीने की एक गवर्नमेंट है आपने सारी 9 साल का गंद उनके सर पे थोपने की कोशिश की है। दिस इज नॉट कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप जो होती है वो और मैं सबसे पहले कहता हूँ इस्लाह शुरू होती है अगर आप अपनी गलतियों को तस्लीम करें, लेकिन वो मेरा ख्याल है खान साहब के अंदर वो सलाहियत मौजूद नहीं है। खान साहब इस तरह ना गलतियों को मानना चाहते हैं ना किसी का वो समझते हैं मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं गलती भी नहीं कर सकता। और जो उनके साथ लौंडे लपाड़े हैं वो भी यही समझते हैं, वो कहते हैं जी वीडियो भी गलत है, ऑडियो भी गलत है, हमारा तो अमीरुल मोमिनीन है, हम तो कटे मरेंगे इसके पीछे। और किसी के पास इस वक्त कोई रोड मैप ना सियासी है ना मुआशी है और आप अखलाकियात की पस्तियों को टच करते जा रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, एक तरफ हम देखते हैं तहरीके तालिबान ने जंगबंदी खत्म करके उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बलोच अलहदगी पसंद जो तहरीक है वो भी जोर पकड़ती जा रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए उन्होंने ये किया है, वो जिस तरह कहते हैं दोस्त दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो आपका दोस्त होता है, उसी फार्मूले पे आज उन्होंने ये किया है। मैं 2-4 चीजें जो बताना चाहूंगा कि कहान जो जगह है बलोचिस्तान में, वहां पे 5 जवान शहीद हुए हमारी आर्म फोर्सेस के, कैप्टन भी उसमें शामिल। क्वेटा के अंदर उन्होंने दस्ती बम फेंका है। इस्लामाबाद में आपके वो I-10 फोर्स तक पहुंच चुके हैं और जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने मकरान के अंदर जो है TTP के साथ उनके हाथ पे बैत कर ली है। अब वो कहते हैं कि हम दोनों मिलके आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, दोनों मिलके मारेंगे। यहाँ पे मैं एक और छोटी सी बात एक ऐड करना चाहता हूँ, जब मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, वहां ग्वादर पे इस वक्त उन्होंने हाईवे बंद कर रखी है कराची से ग्वादर, और उनकी मूवमेंट का नाम है हक दो, कि हमें हक दिया जाए। मौलाना हदायतुर रहमान है जो उसके लीडर हैं,
कुछ लोगों को इन्होंने वहां पे जाकर लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन उनकी शिकायत क्या है? उनकी शिकायत बड़ी छोटी-छोटी है, इनको चाहिए उनको हल करें फौरन। उनकी शिकायत यही है कि जो एक तो हमारे चेक पोस्टें इतनी बना दी गई हैं और हमारी खवातीन की बेहुरमती होती है वहां पे, एक तो ये है, और उसको मैनेज किया जा सकता है अगर करने की ख्वाहिश हो। फिर उनकी ख्वाहिश ये है कि क्योंकि ज्यादातर लोग जो है माहीगीर हैं, और ये क्योंकि हमारे लोग चाइना के इश्क में कमीशनों में और उनके इश्क में इतने मुबतला हैं, पैसे लेते हैं उनसे, उनका एतराज ये है कि चाइनीज ट्रेलर जो आते हैं हमारे समुद्री सरहदों के अंदर आकर हमारी मछलियां पकड़ कर ले जाते हैं, और वो बड़े अरसे से उनको एतराज है। और ये माहीगिरों की जिंदगी उस पर थी, लाइवलीहुड है उनका, खाना पीना है, लेकिन आप अपने पैसे लेकर दुबई भाग जाते हैं कमीशन के, वो बेचारे वहीं तरसते वो मर रहे हैं, आप उनको इतराज उनको करें। और यहाँ वहां पे ट्रेड, तीसरी उनकी सबसे बड़ी बात है, उनका जो उनकी डिमांड है कि मकरा एरिया, क्योंकि इस नेक्स्ट टू द ईरान, उनके साथ हमारी तिजारती जो सहूलियात है वो उनको बेहतर किया जाए, या उनको आप ठीक करें, उनको उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक करें, या उनको ट्रेड उनको किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट करें, को ईरान से चीजें ले सकें और अपनी दे सकें। लेकिन उसमें मेरा ये एक इतराज तो ये है, एक इतराज तो नहीं है, मेरा उस पर बयान ये भी है कि अगर आप इस्लामाबाद आपके कंट्रोल में ही नहीं, तो मकरान में आप क्या करें? अगर इस्लामाबाद ये आपके हाथों से निकल रहा है जिस तरह रेत अपने हाथ की मुट्ठी से निकलती है, तो मकरान में क्या डिलीवर कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मेरा आपके 23 करोड़ लोगों से ये क्वेश्चन है कि कोई फर्दे वाहिद मुझे ये बताए कि आप इस वक्त आपके शॉट्स कॉल कौन कर रहा है? आपका आज हुक्मरान कौन है? आपका वजीर आजम की हालत यह है कि क्वेश्चन करें तो वो बड़े मियां साहब से पहले पूछता है, और दूसरा पता नहीं उसके पास कोई इख्तियार है भी या नहीं है। आज लोग अभी तक कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू कल का हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा साहब ने सेनेट में और इलेक्शंस में हमारी मदद की और बाद में उसकी तरदीद की है, और दर हकीकत हमारी तहरीक इंसाफ के कई लीडरों ने ये कहा है कि इंटरफेरेंस आज भी हो रही है, उतनी नहीं जितनी पहले थी। काले बेनाम टेलीफोनों से नहीं आ रही, लेकिन इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन ये कि आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि आपके दोनों बॉर्डर्स की तरफ से आपको धमकियां हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहा जाता है, वो उसको क्लेम कर रहे हैं, नक्शे तब्दील कर रहे हैं। दूसरी साइड पे आपको मैंने बता दिया है कि मुसलसल दिन के अंदर 4-4, 5-5 हमले हो रहे हैं, अलायंस बन रहे हैं। इस्लामाबाद वो कहते हैं हम अपना दूसरा कैपिटल बनाएंगे। आप इतने कमजोर और अनऑर्गेनाइज्ड हैं। दिस इज व्हाट द सिचुएशन। और दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि मादरे मिल्लत है ना, मेरी सिर्फ मादरे मिल्लत है, 23 करोड़ लोगों की ये मादरे मिल्लत है। लेकिन एक फर्दे वाहिद मौजूद नहीं है, एक मर्दे मोमन मौजूद नहीं है जो कहे कि मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा, या मुझे ये पाकिस्तान अपनी जान से प्यारा है। I'm so sad to say that this is not how it is going on in Pakistan. सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात कर ली, सियासत के हवाले से भी चाहूंगी कि आप उसके ऊपर भी तबसरा करें। तख्ते लाहौर तख्ते मश्क बना हुआ है और आज भी सबकी नजरें जो है वो लाहौर पर हैं। पंजाब सियासत के हवाले से हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है, और वहां की जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरी राय उसके बारे में अफसोसनाक है। उसकी वजह यह है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स की पार्टी, काफ लीग सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की पार्टी है, और ये 10 सिर्फ इनके पास सीटें हैं, और किस कमाल तरीके से उन्होंने पूरे पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा दिया, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट। परवेज लाई साहब उड़ के जाते हैं, पुराने एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहां से मिलके आ जाते हैं, अल्टीमेटली उन्हीं से मिलते हैं जहां से उनको कमांड दी जाती है, और वो शेख रशीद तो नहीं है ना, वो कोई और ही होगा। और जिस तरीके से डीलें, मेरा मकसद है खास, परवेज लाई साहब बाहर से गालियां निकालते हैं, मूनस लाई घंटे बाद जाके इमरान साहब के कदमों में पड़ जाते हैं। ये सियासत नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। खवातीन जाके कह रही हैं तहरीक इंसाफ की 5-5 करोड़ रुपया हमें ऑफर हो रहा है। मेरा एक अजीब सी सूरत हाल है, और इसमें अगर देखा जाए ना पाकिस्तान का फायदा है, ना किसी वोटर का फायदा है। और मैं किसी ने इन लोगों में से आज तक ये नहीं कहा कि 20 किलो आटे का जो थैला है उसकी कीमत 2500 रुपया हो चुकी।
आज तक आपने कभी सुना है खान साहब के मुंह से? मैं चैलेंज करता हूं, खान साहब मेजॉरिटी लोग आपके पास आसपास जो लाहौर और इस्लामाबाद में है, जहां से मैं हट के जाता हूं, देखता हूं, और मैं बार बार लोगों से पूछता हूं 25-25 हजार, 30-30 हजार रुपए तनख्वाह है एवरेज। मैं खान साहब को कहूंगा, खान साहब को भी जरा निकल के बजट तो बनाए, इनका बजट तो बनाए, देखें तो सही जरा ये लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ना नून लीग वालों को कुछ शर्मो हया है, ना पीपल्स पार्टी वालों को है। और आज मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, कल यहाँ पे अमेरिका में ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो साहब 9 दिनों के लिए यहाँ रहे, बहुत अरसा मुझे एतराज था। बिलावल भुट्टो साहब 35 ममालिक में गए हैं, मेरा एतराज है इस चीज पे, क्योंकि वजह ये है वो सिर्फ 35 उन मुल्कों में गए हैं जहां से यूरो और डॉलर मिलते हैं। वो आज तक ईरान क्यों नहीं गए, वो आज तक अफगानिस्तान क्यों नहीं गए, वो आज तक भारत क्यों नहीं गए, ट्राई क्यों नहीं की उन्होंने भारत जाने की। और एक मैं आज आपको एक ऐसी हकीकत बताना चाहता हूं, जब तक आपके भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आपके हालात ठीक नहीं हो सकेंगे। आपकी इकॉनमी इज टाइड विद द रिलेशनशिप विद इंडिया। उसकी वजह यह है कि जब तक वहां से प्रेशर कम नहीं होगा, आप डिफेंस बजट नहीं अपना कम कर पाए। बिल्कुल। और दूसरी एक बात यह है कि वहां पे उनके सोर्सेज रिसोर्सेज से फायदा नहीं उठाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज आपकी दालें और दूसरे आइटम आपके सिर्फ इसीलिए महंगे हैं कि आप वो भारत से नहीं ले रहे, आप ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक से मंगा रहे। लेकिन ये आपने हमेशा 75-76 साल भारत के रिलेशनशिप, इसको आपने सियासत में और डॉलरों और रुपयों के हिसाब से इसको नापा है। आपने कभी नेशनल इंटरेस्ट इसमें नहीं देखा कि इसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। और एक दूसरी बात, जब तक आप ईरान अफगानिस्तान से रिलेशनशिप नहीं ठीक करेंगे, आप नहीं बच पाएंगे। और आज दुख के साथ ये कहता हूं कि आपके रिलेशनशिप चाइना के साथ भी ठीक नहीं है। वो भी सीपैक बंद करके भाग गए हैं, क्योंकि आपने उनका $26 बिलियन उनका लूटा है उनसे, 26 बिलियन। अब मैं इस पे ये बात के कहां लेके जाना चाह रहा था कि यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब आए, बड़ी मिन्नतें की उन्होंने, बहुत लोगों से मिले, तो उन्होंने कहा कि हम आपको $200 मिलियन देंगे। आप और देंगे किस चीज के लिए? उन्होंने कहा है कि जी, उन्होंने कहा है कि ये आपको जेंडर न्यूट्रलिटी, जेंडर पे आप काम करें और जमहूरियत को आप स्ट्रेंथन करें, जो कि इन्हें भी पता है कि वो ये $200 मिलियन इनमें से $1 भी पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। ये सब दुबई और लंदन जाएगा। और मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि ये $200 मिलियन तो आज अमेरिका ने आपको दिया है। आप 2000 में भी आपने $25 मिलियन इन्हीं चीजों पे लिया था, जेंडर इक्वालिटी के लिए। और आपने 2022 में 2000 में भी लिया, और 2021 में भी आपने $25 मिलियन इसी मद में लिया था, टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी एंड जेंडर इक्वालिटी। लेकिन ये कि अफसोस के साथ वो सिर्फ आपके जो रूलिंग एलीट है, उनके बच्चों की सर्दियों की शॉपिंग होती है इन चीजों से, और उनकी ट्यूशन फीसें दी जाती हैं। दुख के साथ मैं ये कहूंगा, आज कोई फर्दे वाहिद जो भी है, जो इनकी बात हम तख्त लाहौर के साथ करें या हम लाहौर इस्लामाबाद के तख्त के साथ करें, सैलाब ज़दगान के बारे में बात कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डॉलर नहीं मिल रहे उस टॉपिक से। अगर डॉलर मिल रहे होते तो चीख चीख के इन्होंने जाके बच्चों को उठा के इन्होंने तस्वीरें बनानी थी। लेकिन आज जो है वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। दुख की बात। साजिद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आपने अभी बात भी की कि अमेरिका का 9 रोज़ा दौरा था उनका। इस दौरे के बाद उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है कि अमेरिका फंड्स देना चाहता है, लेकिन वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त बॉर्डर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसको बेहतर बनाने के लिए फंड्स देना चाहता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो फंड्स देंगे तो खाने पीने के लिए, और क्या दुकानदारी चलेगी, अब आपकी शॉपिंग होगी लंदन दुबई में, और क्या होना है। मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि अमेरिकन ने अगर वो बाढ़ के लिए पैसे देने तो या तो खुद लगवाएं वो, तो या किसी और बाहर से मंगा के किसी ठेकेदार को दें। वरना ये तो कौम जो है, मैंने जिस तरह बताया, सारी दुनिया को पता है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल लेता हूँ, ये मेरी ओपिनियन नहीं है। हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल गए थे जब इस्लामाबाद सैलाब की वजह से, आपके शहबाज शरीफ साहब को मजबूरन ये कहना पड़ा था कि आप अगर हमें पैसे देंगे तो हम उनको बड़े शफाफ तरीके से लगाएंगे, क्योंकि पता है उनको पता है कि हमारी दुनिया में रिप्यूट क्या है। आप जल्जले के पैसे, कोविड के पैसे, अब हर चीज खा जाते हैं। आप दर हकीकत वजह उसकी ये है
कि आपके जो ऊपर रूलिंग एलीट है 200-300 लोग, वो है सारे ब्रिटिश हैं, सारे कैनेडियन है, अमेरिकन है, उनके बच्चों के अकाउंट बाहर हैं, सबको पता है। दुख वाली बात यह है कि हर 23 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है इनको कि ऊपर जो लोग 3 शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो उनकी किस्मतों के फैसले करते हैं, वो दे आर नॉट पाकिस्तानीज, वो डुअल सिटीजन, और उनको डॉलर और यूरो चाहिए होता है। वो उन्होंने नेट लगाए हुए हैं बाहर, वो आने नहीं देते पाकिस्तान। और ये अमेरिका को भी पता है, ये खान साहब को भी पता है, क्योंकि अपने नारों में, अपने वादों में कह चुके हैं मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाऊंगा। वो कहने से नहीं होती, अमल से होती, अमल से। इस वक्त आपका शाजिया किसी दुनिया के कैपिटल में बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से, पहली चीज आती है दहशतगर्दी ज़हन में, दूसरा फ्रॉड आता है ज़हन कि ये बंदा फ्रॉड करेगा, पता नहीं अब किस तरीके का करता है। दिस इज हाउ द पाकिस्तान दुनिया में रिप्रेजेंट करता है अपने आप। हर पाकिस्तानी को पता, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, मैंने किस तरह कहनी, मैंने सारी जिंदगी सफर किया है। मुझे कल किसी ने पूछा, ताड़ साहब आपने देखें 75 साल में क्या हमने जो पाकिस्तान बनाया है वो कामयाब है, वो जो एक ख्वाब देखा था कामयाब है, क्योंकि कायदे आजम साहब की बर्थडे थी। मैंने कहा उसकी जिंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूं। उसकी वजह यह है कि मैं डिग्रियां लेकर, मुझे और डिग्रियां लेके मुझे उस मुल्क ने रिजेक्ट किया है, मेरी मादरे मिल्लत ने मुझे रिजेक्ट किया है, और मैं अमेरिका में यहां बैठा हूं, अमेरिका की तरक्की का बायस बन रहा हूं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो ख्वाब ठीक था या गलत। और आज आपके बच्चे पैदल चल चल के इस्तांबुल और पैदल चल चल के ग्रीस और इटली पहुंचते हैं। और जो शाजिया डिग्री लेता है टूटी फूटी, उसको तो शाम को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन मिल जाती है। बिल्कुल। जो नहीं कर सकते वो पैदल चल के भाग रहे हैं यहां से। तो ये ख्वाब पाकिस्तान का पूरा हुआ है। ये लैंड ऑफ द प्योर्स का ख्वाब जो कायदे आजम साहब ने किया था, इलामा इकबाल ने देखा, ये पूरा हो रहा है कि लोगों को अपने खाने पकाने चीजों के लिए बाहर जाकर अपने जिस्म बेचने पड़ते हैं। जिस्म, मैं 10 साल 7 दिन काम करता रहा हूं, 10 साल। हमने यहाँ पे आके, आप क्या समझते कि यहाँ पे हमें बड़ा प्यार किया, तंजा आएंगे आप पाकिस्तान से आए। हम लोग इस सिस्टम को किस तरह बीट करते हैं, फिजिकल लेबर से बीट करते हैं। और अगर मैं ये सोचेंगे वही 10 साल अगर मैं 7 दिन काम करता पाकिस्तान, अपनी मादरे मिल्लत को सर्व करता, तो फिर। लेकिन ये दर हकीकत ये है कि हमारे साथ धोखा है। 23 करोड़ लोगों के साथ इस वक्त धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, और करने वाले भी हमारे बहन भाई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं वो कुछ जर्मन या फ्रेंच है। ये जितने एस्टेब्लिशमेंट में जितने यूनिफॉर्म पहनते हैं हमारे कजन रिश्तेदार हैं, जितने सीएसएस करके जाते हैं हमारे कजन और भाई हैं, सियासतदान भी हमारे भाई हैं। लेकिन उसमें बात यह है कि हमारे अंदर पाकिस्तानियत ही नहीं। हम अखलाकी पस्तियों की डेप्थ को टच कर रहे हैं। अखलाकी पस्तियां इतनी हैं कि एक ऑडियो बता रही है, एक बंदे की आवाज आ रही है क्लियर, और सुन के लोग कहते हैं कि वीडियो जाली, ऑडियो जाली। उस्मान बुजदार, फरा गोगी की तस्वीरें हर जगह पे लगी पड़ी, वो कहते नहीं अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। साजिद साहब, भारत में हाल ही में एक नौजवान टीवी अदाकारा ने खुदकुशी की है, जिसके बाद वहां पर लव जिहाद का जो मौजू है वो जेर बहस है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इसके बारे में मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। खासकर देखें, हमेशा एक चीज मैं मानता हूं कि भारत मार्केटिंग और इन चीजों में बहुत आगे, हर चीज में बहुत आगे। मेरा आज की ये खबर जो है, मुझे खासकर ये बीबीसी से मैंने पढ़ी है, और 2-3 चीजें इससे पहले ही मेरे ज़हन में थी कि पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्दी के साथ अटैच करना, एक सर्टेन माइंडसेट के साथ अटैच करके वो अपने आप को पवित्र कर लेना, ये बात अच्छी नहीं है। मैं इसके पहले 2 चीजों का हवाला देना चाहूंगा। देखिए, शाहरुख खान साहब ने मूवी बनाई भारत के अंदर, पठान मूवी बनाई दीपिका पादुकोण के साथ, तो बीजेपी ने उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये गलत गाना है। साथ ही उनके बहुत बड़े पंडित हैं, हिंदू पंडित हैं, आचार्य साहब, उन्होंने साथ ही कह दिया कि उनको जिंदा जला दिया, मुझे अगर मिले तो मैं जिंदा जला दूं। ठीक, अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई और इंसान उनको जिंदा जलाएगा तो मैं उसका केस लड़ूंगा। मुंबई के अंदर रिटन एफआईआर जो है उसकी शिकायत फाइल कर दी गई। इससे पहले एक स्टेट के, मध्य प्रदेश के या मेरा यूपी के डॉक्टर नार्थरप शर्मा थे, उन्होंने ओपन टीवी पे आके उसको कंडेम किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब, देखें उन्होंने भी मैं कहता हूं गलत तो नहीं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए मोदी साहब के लिए। लेकिन उससे पहले मैं हैरान था उस पर
कि भारत के वजीर खारजा उन्होंने पूरी तैयारी करके आए कि इस दफा यूनाइटेड नेशन में सिर्फ उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द कंट्री जो है वो उसकी उसकी पिक्चर ड्रा करनी है। वो नए धमाके की एक नर्स को साथ लेकर आए जिन्होंने आके यूनाइटेड नेशन में स्पीच की, और उसके बाद बार बार अपनी तकरीरों में उन्होंने उसामा बिन लादेन का नाम लिया। और इससे पहले कि मैं बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट की बात करूं, इस दफा जब गुजरात के अंदर इलेक्शन थे तो 3 मेजर जो इस वक्त वहां के रूलर हैं, बीजेपी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने बार बार कहा कि हमने मुसलमानों को सबक सिखाया था, देखो अब दोबारा ये हिल नहीं सकते। 2000 जो मुसलमान मारे गए थे गुजरात में, और उन्हीं मुसलमानों ने इनको नाम दिया था कि बुचर ऑफ गुजरात। तो जब आप एक कंट्री को इतना चोक करेंगे तो वहां से भी तो कुछ आवाज निकलेगी। बिलावल भुट्टो साहब ने जब आवाज निकाली है कि उसामा बिन लादेन तो मर चुके हैं लेकिन बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव, तो जब आप किसी को पत्थर मारते हैं तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर वहां से पत्थर आए तो उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए। फिर आपने दिल्ली जाकर हाई कमीशन के बाहर उनका पुतला जलाया, आपने फिर चीजें की। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहता हूं, इस मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, तो निशा शर्मा जो है आज एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने एक्टिंग शुरू की। उनका वहां पे एक बॉयफ्रेंड था शेजान खान, वो भी एक एक्टर है, उन दोनों का रिलेशनशिप था। जो तुनिशा शर्मा थी उनके 12 लाख जो है वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर हैं, और वो उनकी तस्वीर उसके साथ शेयर करती थी। ये ऐसी बात नहीं कि वो कोई शेजान खान जबरदस्ती कर रहा था। दे हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर, सारी दुनिया को पता था। लेकिन ब्रेकअप जब हुआ है, उस लड़की ने खुदकुशी की है, तो फौरन इन्होंने उसको कहा ये लव जिहाद। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, अगर उसका बॉयफ्रेंड अगर कोई हिंदू सिख होता है, रिलेशनशिप ब्रेकअप होते हैं, हर जगह पे होते हैं, बिल्कुल। और फौरन उसको आप इस्लाम के साथ अटैच करते हैं, जिहाद के साथ अटैच करते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे साइड पे जिहाद हो रहा है, आप वहां पे आप कम कर रहे हैं वहां पे। ये सर्टन माइंडसेट है, और ये माइंडसेट ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है। 21st सेंचुरी में हमें हार्मनी की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, हमें इकोनॉमी की जरूरत है, हमें ट्रेड की जरूरत है। लेकिन बॉर्डर की दूसरी तरफ भी तो यही कुछ हो रहा है, यही कुछ हो रहा है। और इस पे मैं बात करना चाह रहा था, मुझे अफसोस हुआ आज बात सुन के कि पिछला मैंने आपको बताया कि भुट्टो साहब की स्टेटमेंट के ऊपर भी कहा गया कि इनको वो जो जिसने कहा, आपको शायद ये पता हो कि भुट्टो साहब की स्टेटमेंट के ऊपर बीजेपी के एक मनुपाल साहब है यूपी में, उन्होंने 2 करोड़ उनके सर की कीमत लगा दी। मेरा आप में फिर, और तालिबान में, मेरा ख्याल तालिबान तो अब स्लो डाउन हो चुके हैं, आप में और दूसरे जिहादियों में क्या फर्क है कि आपने कहा जी भुट्टो का सर उतार के ले आएंगे तो हम उसको 2 करोड़ रुपए देंगे। वो बंदे का नाम है उसका, मैंने उस पर रिसर्च की है, भगत पात उसका डिस्ट्रिक्ट है उसका, और वो बीजेपी से है, मनुपाल उनका नाम है। उन्होंने कहा जी जो बिलावल भुट्टो का सर उतारेगा मैं उसको 2 करोड़ रुपया दूंगा, और उसको अखबारों में उछाला गया है। ये भी मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, इसको दे मेड अ न्यूज आउट ऑफ इट। न्यूज क्या होती है जो लोग सुनना चाहते हैं, बिल्कुल। न्यूज क्या होती है जिसकी वजह से अखबार चलते हैं, ये न्यूज क्या होती है जिनकी वजह से चैनल चलते हैं। उन्होंने चलाई है न्यूज क्योंकि अवाम सुनना चाहते हैं। तो फिर आप मेरा ये रिक्वेस्ट ये होगी, इसको एक यूनाइटेड प्रॉब्लम बनाया जाए, इसको देखा जाए कि अगर पाकिस्तान में ये कुछ है तो आपके घर में भी यही कुछ हो रहा है। आपकी भी इस वक्त अगर देखा जाए तो सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी इज मुस्लिम्स। आप उनको चोक करेंगे, दीवार के साथ लगाएंगे, आप भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। साजिद साहब 2022 के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कुछ ही दिन बाकी हैं 2022 के खत्म होने में, और नया साल शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो नए साल में ही आएगा। तो मैं चाहूंगी कि 2022 को आप कुछ जरा एलेबोरेट करें, क्या खोया, क्या पाया? देखिए 2022 में कोशिश करूंगा पहले पाकिस्तान के हवाले से, जो मुझे देखिए हो तो पाकिस्तान में एक दिन में 5-5 खबरें हैं, लेकिन जो चीजें मुझे अपील की, जो कि मुझे दे वर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जो गलत हुई कई चीजें, मैं उनको सामने रखने की कोशिश करूंगा, पहले पाकिस्तान के हवाले से, फिर दुनिया के हवाले से देखते हैं कि 2022 को सम अप किस तरह करते हैं, जो बड़े इवेंट क्या थे। सबसे पहला वाकया 8 जनवरी को मरी बर्फबारी में हुआ, जहां पे 23 लोग 4 फुट की बर्फ में अंदर इस्लामाबाद से 50 मील के फासले पे अपनी जान की बाजी आ रही, मिसमैनेजमेंट की वजह से। दुख की बात।
उनके वीडियोस थी, उनकी चीजें थी, बच्चों को कॉलिंग कर रहे थे। एक अलमनाक वाकया। 8 जनवरी। 12 फरवरी को एक और वाकया था, मुश्ताक अहमद मियां चन्नू के अंदर एक ज़हनी मरीज था, उसको कुरान की बेहुरमती करने पे मार दिया गया। वो ज़हनी मरीज था, मुझे उस पर दुख था, अफसोस हुआ। पीपीपी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च किया, अनसक्सेसफुल मार्च, और जिसकी वजह से सबसे बड़ा आपका स्लोगन कांपे टांग रही है वो निकला उसी पीपीपी के लॉन्ग मार्च। 2 मार्च को क्वेटे में ब्लास्ट हुआ जिसमें बड़ी जानों का नुकसान हुआ। इमरान खान साहब ने अपने जाने से पहले 27 मार्च को अपनी रैली की, वो एक बड़ा वाकया था। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू हुए अप्रैल 3 को, वो एक बहुत बड़ा इशू था। उसके ऊपर कासिम सूरी साहब ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ बर्दारी की 11 अप्रैल को, और उसके बाद जो आज ड्रामा चल रहा है फिर उसकी बुनियाद शुरू हुई। उसके बाद आजादी मार्च हुआ 25 मई का, जिसके ऊपर रेंजर्स और फौज को, जनरल बाजवा को इल्काबात दिए गए कि वहां पे शेलिंग ज्यादा की गई। फिर बजट, फेडरल बजट 10 जून को पेश किया गया, जिसका कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि एक गरीब आदमी का बजट हर रोज खराब होता है जब पेट्रोल महंगा होता है, जब बिजली महंगी होती है, लेकिन एक गोरख धंधा बना रखा है। उसके बाद अगस्त 1 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है लसबेला के अंदर, जिसमें चौधरी सरफराज, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जो है वो शहीद होते हैं। उसके बारे में कंट्रोवर्सी, और खासकर पीटीआई के लौंडे लपाड़ों में जो थे उन्होंने इंतहा कर दी एक शहीद को बदनाम करने की, इस तरह की बातें की। फिर उसके बाद 24 सितंबर को एक ऑडियो वीडियो लीक्स, हमारे जो हैकर भाईजान थे उन्होंने बड़ा अपना एक रोल अदा करना शुरू कर दिया पाकिस्तान में, स्टार्टेड फ्रॉम द सितंबर 24। आजादी मार्च, दोबारा आजादी मार्च 2 जो था वो 28 अक्टूबर को हुआ। खान साहब के ऊपर वजीराबाद के अंदर 3 नवंबर को हमला हुआ। खान साहब ने उसके बारे में कहा कि 2 शूटर्स हैं, लेकिन दूसरा शूटर आज तक नहीं मिला। उसके बाद 27 नवंबर को आजाद कश्मीर के इलेक्शन हुए, और सबसे ज्यादा मुझे जो दुख वाली बात है कि 23 दिसंबर को इस्लामाबाद I-10 में धमाका हुआ। अदील हुसैन मेरा हीरो है, जो पुलिस वाला गाड़ी रोकी और उसके पीछे भागा और शहीद हुआ। मैं समझता हूं कि उसने अपनी जान का नजराना पेश किया है, लेकिन ये कि अफसोस के साथ कि उसको पता नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, या उसके ये ममनून नहीं। अब मैं ये बताना चाहूंगा 2022 के अंदर जो कुछ लोग जो अपनी जिंदगी की जान की बाजी हार गए, उनमें से मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा। एक तो उसमें सबसे बड़ी, जो जिसको मैं ईदी ट्रस्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ, बल्किस ईदी जो है वो फौत हो गई 15 अप्रैल को। उसके बाद 9 जून को आमिर लियाकत, उनका मिला जुला सा किरदार था, कुछ लोग कहते हैं कि ड्रग एडिक्ट। 20 अगस्त को नयरा नूर, और खासकर ये सुना कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसलिए अजीज थी कि उनके बारे में कहा जाता है कि शी इज फ्रॉम मंडी बाउल। उसके बाद मैं ये खासकर ऐड करना चाहूंगा 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ साहब का हादसा पेश आया। He was very dear to my heart, regardless if I agree with his narrative or his statements. लेकिन ultimately he was a very brave man, very unique person, और उनको जिस बेदर्दी के साथ अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, अफसोस है उसके बारे में। अब दुनिया के वाकयात के बारे में बात करना चाहूंगा कि ओवरऑल सारी दुनिया में जो वाकयात हुए, उसमें सबसे पहला जो है कि ब्रिटिश क्राइसिस है। ब्रिटिश क्राइसिस से मुराद ये है कि 3-4 महीनों के अंदर उनके 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। इन्फ्लेशन उसकी वजह थी। इमरान खान को भी मैं एक इंटरनेशनल एक वाकया समझता हूँ। उसके बाद यूक्रेन का एक ह्यूमन क्राइसिस है। उसके बाद अगला वाकया ये है कि लैटिन अमेरिका के जो ममालिक हैं वो फार राइट पे होते थे, वो सारे फार लेफ्ट पे चले गए हैं। उन ममालिक के अंदर कौन कौन है? मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, उसके बाद कोलंबिया है। ये सारे सोशलिज्म की तरफ रवाना हो चुके हैं। उससे अगला वाकया जो मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट था, ईरान के अंदर एक मैश अमानी लड़की थी, कुर्द थी वो, उनको हिरासत में जब मारा गया तो वहां पे एहतजाज शुरू हो चुके हैं। उसके बाद 2 लोगों को सरेआम फांसी दी जा चुकी है। छठा वाकया ये है कि आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड की रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया। उसके बाद 7वां सबसे बड़ा दुनिया का क्राइसिस इस वक्त महंगाई है, इन्फ्लेशन है, डायरेक्टली रिलेटेड विद द पेट्रोलियम सप्लाई और द गैस सप्लाईज। उससे बड़ा वाकया जो मैं समझता हूँ जिसने सारा अमेरिका को, चाइना को एक दूसरे के बिल्कुल सामने ले आया, वो ताइवान के अंदर हमारे स्पीकर कांग्रेस की नैन्सी पेलोसी ने जब दौरा किया तो वो एक वाकया था।
दूसरे वाकयात के बारे में, क्वीन की डेथ हो गई, क्वीन ब्रिटिश क्वीन जो थी उनकी, श्रीलंका के क्राइसिस इसी साल में हुए, अहमद अल-जवारी जो है उनको उनको काबुल में कत्ल किया गया, सलमान रुश्दी के ऊपर हमला किया गया, ये बहुत बड़ा वाकया था। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फ्लड आया, ये एक बहुत बड़ा वाकया था। उसके बाद एक बहुत बड़ा वाकया अमेरिका के अंदर है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। उससे बड़ा एक वाकया ये है कि 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो गई, ये था। और आखिरी जो है वो बात ये है कि 20 नवंबर को अर्जेंटाइन फीफा को जीत गई। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है और हमारी दुआ है कि आने वाला साल सबके लिए खुशियों भरा साल हो और खास तौर पे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है वो निकल सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारर साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफिज। हैप्पी न्यू ईयर पाकिस्तान।